तो मैं कह रहा था कि गैंजेस व्यू होटल में जिस कार्यक्रम में बहुत सारे बहुत सारे नहीं 25 के आसपास विदेशी बैठे थे, लेकिन वे बड़े संवेदनशील और विदेशियों का कार्यक्रम अगर आपने किया है, मैंने गाया है उनके लिए, तो आप ये देखते हैं कि उनको जिनको समझ है तो है, अच्छा समझ है, समझते भी हैं, पूछना भी चाहते हैं, समझने की उत्सुकता बहुत रहती है। लेकिन अगर नहीं भी है तो वे बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ शांतिपूर्वक बैठते हैं। अभी तो चलो मोबाइल का युग है, तब भी बैठते हैं, और पहले तो मोबाइल था ही नहीं, तो बैठना ही बैठना था। अब उसमें बैठे बैठे सुन रहे हैं, और हम ना गुस्से में थे। गुस्से में इसलिए थे कि मेरा यमन बिगड़ गया। मैं यमन को अपना बहुत दिल के करीब मानता हूँ, और मेरे यमन की लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। कई कई बड़े बड़े कलाकारों ने भी हमसे कहा था कि नहीं तुम बेटा यमन बहुत अच्छा गाते हो। पता नहीं उनको क्या लगा था। तो मैं सोचा था कि आज मैं कुछ कर दूंगा, वो रिकॉर्डिंग में बनी नहीं बात। तो फिर मैं उस कार्यक्रम में गाने के लिए पहुंचा, तो मैं गुस्से में मैंने कहा कि इनको तो कोई परवाह है नहीं, मैं कुछ भी प्रस्तुत करूं ये सुनेंगे ज़रूर, अच्छा होगा गाना तो अपना शांतिपूर्वक बैठे ध्यान मग्न होकर सुनेंगे। बहुत अच्छा लगा तो थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलते भी रहेंगे, बोलेंगे कुछ है नहीं। बहुत जब ख़त्म हो जाएगा, जब हम हाथ जोड़ेंगे तो उनको लगेगा अच्छा ख़त्म हो गया, तब वो ताली बजाएंगे। उससे पहले एकदम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो आज तो मैं फिर से अच्छा गाऊंगा ही गाऊंगा। और मैं उस दिन एकदम मारे गुस्से के, और मैंने जोरदार यमन गाया। और वो भी कितना मुझे आज भी याद है। मैं उसके बाद जो कार्यक्रम के बाद जब घड़ी देखा, तो उस समय 1 घंटा 20 मिनट तक मैं लगातार यमन गाता रहा। 1 घंटा 20 मिनट। अब 1 घंटा 20 मिनट गाया तो उस दिन मुझे संतोष हुआ, मुझे लगा कि आज मैंने अपने यमन के साथ न्याय किया है। तो बात ख़त्म हो गई, चला आया मैं वहाँ से, और कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर आगे मेरी जीवन यात्रा जैसे चलती रही, सिखाने का, ट्यूशन का, नौकरी करने का, और वो सब चलता रहा। चलते चलते करीब करीब 5-6 महीने बाद मेरे पास एक मेल आता है। उस समय मेल का ही ज़माना था, तो मेल याहू मेल मेरा था, वहाँ मैंने हम चेक करते थे क्या किसी का मेल आया कि नहीं, तो आया था। उसमें लिखा हुआ था, देवाशीष जी, वन फाइन इवनिंग इन वाराणसी I listened your Yaman and I was mesmerized, and now I want to bring you to my country, and I have already spoken to Falane ji, उनके साथ I have spoken to him, and he will mail you, and please accept and come to my country, we want to listen you more. और वो उसने पहले लिखा था कि मैं यू डोंट नो मी बट दैट डे आई रिकॉर्डेड योर यमन, एंड आई ऑलमोस्ट आफ्टर 2 or 3 days आई एवरी टाइम आई लिसन एंड आई गॉट फैसिनेटेड बाय योर यमन। तो मुझे कहा कि बड़े आपका यमन मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसको हर दूसरे तीसरे दिन बाद 3 दिन बाद मैं सुनता हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने किया था आपका, आपसे उस समय किसी ने हमसे कहा होगा कि क्या मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, विदेशी लोग करते थे, कर दिया। और उसके बाद वो वहाँ से उन्होंने मेल लिखा, मुझे इतनी खुशी हुई कि क्योंकि वो मेरे अपने कुवत पर था। ये नेपोटिज़म नहीं है, ये गुरुजी के नाम का दुरुपयोग नहीं है, ये कोई प्रकार की सेटिंग नहीं है, किसी प्रकार से कोई अलग कोई बात नहीं है। जो कुछ भी था वो था मेरे राग यमन का जो साधना थी उसका कमाल था। मैं उस समय यमन पर पीला पड़ा था, और वो यमन ने उस दिन मुझे दिया जो मैं रिकॉर्डिंग में मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। उस संतुष्ट ना होने के बाद उस यमन ने मुझे दिया, और सिर्फ 3 दिन का टूर बना फ्रांस का। वही फ्रांस में गया पहली बार। उस जगह पे मुझे लियोन नाम का एक जगह है, आंसी करके एक जगह है, ग्रेनोब करके एक जगह है, इस तरह 3 शहरों में 3 प्रोग्राम थे। और वो कार्यक्रम जो है वो मुझे वहाँ पे 2 दिन रहने थे। मैंने पहला दिन शाम का प्रोग्राम, दूसरे दिन शाम का प्रोग्राम, और तीसरे दिन सुबह का प्रोग्राम, ख़त्म। बस इतना ही। 3 प्रोग्राम लगातार होना है और आपको चले जाना है। कार्यक्रम में पूरे हमें लगा कि मेरे नाम से भला यहाँ कौन टिकट खरीदेगा, ये होगा, ऐसी बात नहीं। फ्रांस में हॉल कुछ भी कार्यक्रम होता है तो वो सुनते हैं, टिकट खरीद के सुनते हैं, कलाकारों को हेल्प कर रहे हैं, कला को हेल्प कर रहे हैं, ये समझ के करते हैं। और करने के बाद पूरा हॉल भरा हुआ था, कार्यक्रम उन्होंने सुना, सबको बहुत अच्छा लगा और चले गए।
पूरा भरा हुआ हॉल था। वो बाद में हमको हमारे जो ऑर्गेनाइज़र के लोग थे उन्होंने बताया कि योर टिकट, वो हॉल वाज सोल्ड आउट, माने पूरा भर गया था। सोल्ड आउट मतलब सारे टिकट बिक गए थे। उसके बाद कोई आया भी होगा, कहा होगा टिकट दीजिए हमको, तो बोले होंगे कि नहीं, ख़त्म हो गया, नो सीट। ऐसा होता है। वो भी किसके लिए था? कोई एक ऐसे देवाशीष दे का जिसको कोई जानता ही नहीं है, नाम ही नक्ति का नहीं। तो क्यों सुनने आए थे फ्रांस वाले? इसलिए सुनने आए थे कि उन्होंने वो खोज रहे हैं अच्छा संगीत कहाँ मिलेगा, वो अच्छी शाम कहाँ होगी, वो दिन कब होगा जिस दिन हमें संगीत का पूरा आनंद मिलेगा, वो खोज रहे होते हैं। और इसी खोज में उनको संगीत का भला हो जाता है। तो वो सबसे पहले मेरा कार्यक्रम जो था वो जिस शहर में हुआ, गनोब में, तो वहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ तो वो काफ़ी अच्छा था। उसके अगले दिन हम लोग अंसी में गए, वहाँ कार्यक्रम हुआ। लौटते में लियों पहुँचे। इस तरह 3 कार्यक्रम होने के बाद, ये एक ही ओर था, पेरिस की ओर नहीं था। फिर ये 3 कार्यक्रम के बाद तुरंत ही वापस आना था, और एकदम समझ लीजिए कि 72 घंटा होने से पहले हम लोग देश वापस आ गए। तो मैं अपने साथ में उस समय संतोष मिश्रा जी जो सारंगी वादक थे उनको लेके गया था, और तबले पर किशोर मिश्रा जी को ले जाना चाहता था, लेकिन किसी कारण से वो जा नहीं पाए, तो उन्होंने उनके बेटे को अमित मिश्रा को लेके गए थे। वो भी पहली बार विदेश गया मेरे साथ। वहाँ पे हम लोग कार्यक्रम करके चले आए। तब कार्यक्रम कहाँ से मिला? आप अपना कर्म करते गए, यही तो गीता में बताया गया कि आप अपना कर्म करते रहिए, यमन की साधना करते रहिए। हो सकता है यमन में और आपके भाग्य में कुछ होगा, आपकी साधना में कुछ होगा, दोनों मिल जाएगा जिस दिन। एक से नहीं होता। यथा हेकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एव पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति। अगर एक चक्र से रथ की गति नहीं होती है, रथ में दोनों चक्के होने चाहिए और दोनों बराबर के चक्के होने चाहिए। अगर एक चक्का छोटा एक बड़ा हो गया तो वो तो रथ आगे बढ़ेगा नहीं, वो गाड़ी घूम जाएगी। तो दोनों चक्कों का मजबूत होना चाहिए। तो अब भाग्य के बारे में तो आपको कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान आपको क्या देने वाला है, भाग्य में क्या है तो पता है नहीं। तो जिसके बारे में पता नहीं उसके बारे में क्या दिन भर सोच के बैठना है। जो आपके हक में है, जो आपके हित में है, जो आपके हाथ में है, उसको करिए ना भाई, करते रहिए। अगर आपके भाग्य के साथ वो दोनों जुड़ गया और दोनों के चक्र की गति किसी दिन बराबर हो गई तो आपका रथ चल निकलेगा। बस यही हमारा सूत्र रहता है, यही गीता का है। गीता में हम लोगों ने यही सीखा। कहा गया कि हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्मात् संगोस्त्व कर्मणि। तो आप कर्म करते रहिए, और अकर्म करना भी बुरा माना गया। कर्म करिए फल की इच्छा से रहित। लेकिन ये नहीं कहा गया कि अरे क्या करना है, कमाएंगे मर जाएंगे तो कर्म मत करिए। तो कहे कि ना, अकर्मणि, बिना काम के भी नहीं रहना चाहिए। जगत में आए तो काम करें चाहिए। तो नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रह के कुछ। सब कविताएं तो आप लोग जानते ही हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो ये कर्म करते रहते तो इस तरह से मिला। इसी तरह से कभी कभी कुछ बातें हो जाती है। अब हमारे यहाँ पे पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी जी हैं, बहुत अच्छे सितार वादक हैं। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, मैं रेडियो में ए ग्रेड हो गया। ए ग्रेड हुआ 94 में। 94 में जब हम ए ग्रेड हो गए तो उसके बाद वो हमको चाचा जी बोलते थे, बड़े हमको बहुत सम्मान करते हैं। बहुत सीधे साधे इंसान, बहुत अच्छे कलाकार, जानकार, साथ में अत्यंत सरल स्वभाव और मधुर स्वभाव के हैं। हमारे साथ उनके आत्मीय संबंध बहुत ज़माने से है। क्यों है पता नहीं, जुड़ा हुआ था। सोच के नहीं जुड़ा था कि वहाँ से कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं, बस ऐसा जुड़ा हुआ था। मैं उनसे चाचा जी बोलता था, उनसे मैं प्रेरणा ग्रहण करता था, उनसे बातचीत होती थी। उनसे परिचय कैसा, ये भी अपने आप में ऐसे ही है। देखिए, जब आप निकलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाती है। अब आप मैं गाना वाना गाता था, थोड़ा बहुत सीखा था, विलंबित शायद 2 या 3 विलंबित जानता था, एक मारवा का भी जानता था। तो अचानक से वो हमारे चाचा जी हैं, तो उन्होंने यही जो प्रियांशु हैं इसके नाना जी, तो वो हमारे चाचा हैं। तो वो एक दिन बोले कि वो तुमको चलो हमारे एक मित्र से मिलवाते हैं, वो बहुत अच्छा सितार बजाते, चलो उनसे मिलाते। हमारे चाचा जी भी तबला बजाते थे थोड़ा बहुत। जो उन्होंने बहुत फील्ड में बहुत नाम नहीं किया था, लेकिन अपनी साधना किए थे, पेशे से डॉक्टर थे। तो रंजीत कुमार दे जी, तो वो हमारे घर में वही एक कलाकार है हमारे परिवार में जो कि कलाकार हुए। तो वो कहे कि चलो उनसे हमारे मिला देते हैं तुमको। मिलाने ले गए तो उनके
उनके यहाँ पे एक संस्था चलती थी कि हर शनिवार को वो कार्यक्रम करते थे अपने घर में, और घर में जो कार्यक्रम होता था उसमें 25-30 लोग बैठ जाते थे, कोई कलाकार को अपना 2 घंटा 1 घंटा सुनते थे, हो गया। तो वो चाचा जी उसको जाके बोले कि ये मेरा भतीजा है, गाना गाता है, तो आपसे मिलाने ले आए। तो बोले ठीक है, तो अगले शनिवार को इसका गाना सुन लेते हैं। अरे क्या, अरे बाप रे बाप, अभी इन्होंने हमको पता ही नहीं कि मुझे सारेगामा आता है कि नहीं, इतना भरोसा किया उन्होंने। तो मैं अपना खूब मज़े से गया और वहाँ पे खूब अच्छे से गाया। तो मेरी वहाँ पे वो 25-30 लोग जो थे मेरे एकदम भक्त हो गए। भक्त नहीं कहेंगे, उस समय मैं छोटा था, मेरे ऊपर उनका बहुत स्नेह हो गया। तो स्नेह हो गया तो इस तरह से चल निकला। उन्होंने बाद में कहा कि हम अकेले पड़ जाते हैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करते, तो तुम थोड़ा थोड़ा मेरा हेल्प कर दिया करो। हमने कहा ठीक है, मैं उनका सारा काम कर देता ऑर्गेनाइज संबंधी, कलाकार के घर में जाके बुलाना, कलाकार के लिए मिठाई खरीदना, उनका माला खरीद के ले आना, उनका लोगों के पास खबर देना। उस ज़माने में तो व्हाट्सएप तो था नहीं कि एक तो लगाए सबके पास कार्ड पहुंच गया, तो घर घर जाके बताना पड़ता था, कलाकार से कांटेक्ट करना पड़ता था, कोई आ रहा तो उनको ले आओ ले जाओ जो भी। तो ये सब करते करते मैं उनके यहाँ का खास वो बन गया। तो वो जब मैं ए ग्रेड हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक तो पार्टी होना चाहिए हमारे घर में, तो चलो ऐसा करते हैं, तुम एक दिन मेरे घर में बैठ के गाना गाओ, तो जो भी लोग रहेंगे हमारे कुछ कुछ सब है विद्यार्थी वगैरह आएंगे, वो सब सुनेंगे। तो मैं वहाँ पे गाना गाने पहुँच गया। तो वहाँ पे एक विदेशी था, फिर वही विदेश वाली, चूँकि आज विदेश की बात मैं कर रहा था। तो उसने मुझे सुना तो उसको लगा कि पोटेंशियल है, इनको इसको जो है कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं कि ये बस सुना तुरंत हो गया, ऐसा नहीं। फिर उसने मेरा कार्यक्रम 5 और जगह पे किया। एक बार अपने घर में किया, एक बार एक मंदिर में किया, एक बार गोस्वामी जी के यहाँ दोबारा किए, तिबारा किया। ख्याल सुनता रहा मेरा, और मैं जम के गाता रहा 2-2 घंटा 2.5 घंटा विदाउट एनी रीज़न, बस गा रहा हूँ। ये नहीं कि कोई पैसा मिलना है या बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, कहीं 10 लोग हैं, कहीं 12 लोग हैं। कहीं ऐसा भी हुआ है कि वो और उसके घर वो विदेशी, उसके गुरुजी गोस्वामी जी और इस तरह 7-8 लोग बैठे हैं, फिर भी मैं गा रहा हूँ और जम के गा रहा हूँ। अपने काम के प्रति मैं, सभी जो मुझसे जानने वाले जानते हैं, मैं अपने काम की ईमानदारी में कोई कमी नहीं करता। और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मेरा क्यों बार बार सुनना चाहता, उसने कुछ बताया भी नहीं था। फिर एक बार कहता है, बोले खाली ख्याल गाते हैं आप और ध्रुपद? तो हमने कहा हाँ, हम ध्रुपद भी गा लेते हैं थोड़ा। तो बोले अब की बार आपका हम पखावज के साथ ध्रुपद रखेंगे। तो हमको लिए बड़ा चैलेंजिंग हुआ। हमने मना नहीं किया, मना करने तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो मेरी आदत ही नहीं है। तो वो तो कोई आके कहता है कि आज आपका बांग्ला गाने का प्रोग्राम है, तो मैं तुरंत तैयार वार करके पहुंच जाता हूँ, हाँ ठीक है वही गाएंगे। कोई कहा केवल भज, हाँ चलो। जहाँ तक मेरा नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, अगर मुझसे कोई कहेगा कि ये गाओ जो हम नहीं गाते हैं, तब नहीं, तब तो मैं जाऊँगा नहीं, चाहे वो मुझे कितना भी पूरा ज़मीन जायदाद भी लिख देंगे तो भी मैं नहीं जाऊँगा। अपने संगीत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, लेकिन कोई भी काम को ईमानदारी पूर्वक करता हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे बोला कि ध्रुपद, हमने कहा हाँ ठीक है। तो उस रात को मेरा कार्यक्रम जो हुआ उसमें पखावज के साथ श्रीकांत मिश्रा, जिस समय तून महाराज जिनका नाम था वो जीवित थे, उस समय उन्होंने मेरे साथ पखावज बजाई। और एक घंटा तक मैं ध्रुपद धमार सब ये सब गाता रहा पूरे ध्रुपद के स्टाइल से। और उसके बाद बीच में एक ब्रेक हुआ, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करने के बाद फिर दोबारा जब गाया, फिर ख्याल नहीं गाया, उन्होंने कहा ठुमरी सुनेंगे। तो एक तबला वादक को थे प्यारेलाल, तो प्यारेलाल के साथ हमने फिर वो ठुमरी गाई, तो वो भी बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता। सब सुनने के बाद तब उसने मुझसे कहा कि देवाशीष, हम आपको हमारे कंट्री में ले जाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे हैं, जाएंगे? हमने कहा बिल्कुल जाएंगे। तो तैयारी हो गई। उसके बाद उसके कंट्री में मैं 7 बार 7 टाइम्स, करीब करीब 10 साल में मैं 7 बार गया और कार्यक्रम किया। बहुत नाम वहाँ पे मुझको एक उनके यहाँ के कोई ग्रीस है ना, ग्रीस में भी बहुत सारे देवता और बहुत सारे माइथोलॉजी होता है। माइथोलॉजी मैंने समझ रहे ना, पुराण। उन जैसे हम लोग यहाँ पुराने में होता है कि हाँ वो गरुड़ देवता थे, आए तो वहाँ पे ये हुआ, तो वो सब तरह था। तो उनके यहाँ भी बहुत स्टोरीज सब है। तो उसमें एक आइदुनी नाम का होता है जो कि कोई चिड़िया होती है जो कि बहुत ही सुंदर गाती है। तो वहाँ पे लोग मुझको वही कहते थे, कहते थे यू आर आइदुनी। तो वो उसको बहुत हाईएस्ट सम्मान उनके लिए होता है। तो बहुत ही खुश होते थे हमारे वहाँ पे बहुत चाहने वाले। और इसी विश्व संगीत दिवस के एक कार्यक्रम में मैं पहुँचा था वहाँ पे। उस समय
वोमेड नाम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, पूरे वर्ल्ड में हर साल होता है, जो पिछले 2 साल से नहीं हो रहा है। वोमेड क्या है? वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस। वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस ऐसे करके एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, वो किसी एक देश में होता है। इस बार इस देश में है तो एक बार उस देश में है तो एक बार उस देश में, ऐसा। और साल भर लोग इंतज़ार करते हैं, इतने कार्यक्रम उसमें होते हैं फेस्टिवल की तरह। हो सकता है 7 दिन और 6 दिन लगातार, और एक जगह नहीं, बहुत बड़े वेन्यू में हो रहा है। 5-7 जगहों पे अलग अलग कार्यक्रम साथ साथ चलते रहते हैं। अब आपने वहाँ बाहर कोई टिकट खरीद लिया अगर, या वो आ गया अंदर, तो उसमें वो कोई भी कार्यक्रम में जाके सुन सकता है, देख सकता है। किसी में चला गया जाके वहाँ पे सुन रहा है, फिर उसको लगा कि नहीं यहाँ का कार्यक्रम नहीं मज़ा आ रहा, चलो उसमें सुनते हैं। वहाँ पर भी मेरा कार्यक्रम हुआ था ग्रीस में, जिस बार था होमेड में, तो वो संगीत दिवस के आसपास ही था दिल में, तो हमको पहली बार पता चला इसके बारे में। तो ये सब हुआ। उसके बाद फ्रांस भी दोबारा भी फिर जाना हुआ, फिर अमेरिका में गया, सिंगापुर गया, क्या क्या बताया, लंदन गया, तो बहुत सारे जगहों में आना जाना हुआ। कभी फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज तो बहुत लंबी बात हो गई लगता है, मुझे पता नहीं मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ, और ये भी नहीं पता है कि मुझे इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। मैंने आज सुबह भी क्लास लिया, शाम को भी क्लास लिया, और क्लास भी बहुत देर से ही खत्म हुआ था। काफ़ी देर से 8:40 वाले से हो गया था। 8:40 पे ख़त्म हुआ, 9 बजे से मैं आपके 9 बजकर कुछ मिनट से, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों को विश्राम देना चाहिए, मुझे विश्राम की ज़रूरत नहीं है। 35 लोग तो अभी भी हमारे साथ हाँ, हैं। मेरे साथ अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हमको बहुत अच्छा लग बस रहा है। 10 लोग का नेट खत्म हो गया होगा शायद 45 के शायद। पहले। और बहुत सारे लोग बाद में सुनते हैं। हाँ, बाद में भी सुनते तो हैं कई जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मेरा ढेर सारा प्यार। अगर हमारी बातचीत से तुम्हारे अंदर, तुम लोगों के अंदर इतना सा भी एक फ़ायदा हुआ हो और आगे कुछ करने की इच्छा जागृत हो गई, तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा, मेरा जीवन सफल मैं समझूंगा। मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ यह मुझे अच्छी तरह पता है। अब इस जगह पे आकर मैं संगीत की दुनिया में कुछ करना चाहता हूँ, संगीत की दुनिया के भलाई के लिए। मैं इतना काबिल नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे एक अच्छा काम दिया है। जैसे मान लो अगर हमको मैं कहीं गया और मंदिर में मुझे कहा गया कि आप झाड़ू लगाइए, तो झाड़ू लगाना किसको क्या लगता है, क्या लगता है, वो सब छोड़िए। लेकिन अगर हमको ये काम मिला है कि मैं झाड़ू लगाने आया हूँ, तो मैं उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगा, और मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा कि आज मैंने इस मंदिर की पूरी सफाई कर दी। तो संगीत की दुनिया में मैं सेवा करने आया हूँ, और ये सेवा तो मैं कर रहा हूँ जीवन भर। भगवान से प्रार्थना है कि मैं ऐसी सेवा करते रहूँ, किसी भी प्रकार की सेवा है मैं करता रहूँ। और आप लोग हमारे साथ जुड़ते ही हैं। इतना प्यार कहाँ किसी को मिलता है, मैं इसका भागी नहीं हूँ, फिर भी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इससे बड़ा क्या होता है। मैं तो डांटता बटता ही रहता हूँ सबको, तो मैं तो समझता हूँ कि सब मुझसे बहुत नाराज़ होते होंगे, लेकिन अभी भी 32 लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं तो समझ सकता हूँ कि आपका मेरे दिल में मात्र सम्मान नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, आप वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं। तो आप ये प्यार बनाए रखिए सब लोग, और मेरा प्यार आपके साथ है। मैं हर आप उन सारे लोगों के साथ मेरा प्यार है जो संगीत कर रहे हैं। और आज मैंने रागनी को बिल्कुल मौका ही नहीं दिया बोलने का। ये शायद उम्र बढ़ जाने के बाद थोड़ा बातचीत करने का, इसको बकबक करना बोलते ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जल्दी ही फिर हम लोग मिलेंगे, क्यों? जी बिल्कुल। तो बस आज का हम एपिसोड सोचते हैं यहीं पे समाप्त करें। और जो गुरुजी की एनर्जी में कोई कमी नहीं, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन हाँ, चूँकि फेसबुक के माध्यम से बात कर रहे हैं और समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है मुझे लगता है, तो खैर लोग ये भी सुविधा ये भी है कि फेसबुक के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं वो खाते पीते भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामने बैठ के सुनते तो उसको लगातार वैसे ही सुनना पड़ता है। मैं भी चाय पी सकता हूँ। अब चाय भी पी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग मनन चिंतन करेंगे, सुनेंगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, जो आपको बातें अच्छी लगी हों दोबारा सुन लेंगे, दोबारा जिसको हम सुनना होगा। यूट्यूब में इसको डालेंगे, जी। रिकॉर्डिंग हो रही है, उस रिकॉर्डिंग को श्री अरुण पासवान जी कर रहे हैं, और उस रिकॉर्डिंग को हम लोग यूट्यूब में डाल देंगे, जिससे अगर किसी को दोबारा सुनना होगा तो वो भी सुन लेंगे। हमारे शिल्पायन चैनल में आप आइए, मेरा भी सुनिए, रागिनी का सुनिए, मेरे विद्यार्थियों का सुनिए, मेरे गुरुजनों का सुनिए, सबका सुनिए, और इस तरह की बातचीत भी सुनिए। तो आज की
आज के लिए हम लोग विश्व संगीत दिवस की पुनः सबको बधाई। और इससे अच्छा हम लोग का क्या हो सकता था आज का दिन। सबका सांगीतिक दिन बीता। बहुत सारे लोग के आज क्लासेस भी थे, उनका भी, बाकी जो बहुत सारे लोग रियाज भी किए होंगे। और आज इतना हम लोग को संगीत की बातें सुनने को मिली, तो हम गुरुजी को आप सबकी ओर से प्रणाम करते हैं और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको आशीर्वाद। शुभ रात्रि।